अवधि के साथ साथ तीव्रता पूछा जाए, मतलब कितना तेजी से भूकंप आया, कितना तीव्रता था, माने बहुत जोर से धरती हिल रहा था कि धीरे धीरे हिल रहा था, इसको बोलते हैं तीव्रता। अवधि का मतलब होता है टाइमिंग, तो कितने देर तक था, माने भूकंप आया तो कितने समय तक रहा, तो इसका माप करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाएगा। लेकिन भूकंप आया कि नहीं आया ये बताने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो जो टीम आपदा के समय में लोगों को सहायता पहुंचाती हैं, क्षति को कम करने का प्रयास करती हैं, भोजन का प्रबंध कराती हैं, सुविधाओं का प्रबंध करती हैं, इन सबको एक संगे इकट्ठे मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं, आपदा प्रबंधन कह सकते हैं। इस वीडियो में डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सब की तैयारी विस्तार पूर्वक आपका इस एक ही वीडियो से हो जाएगा। कि जो जितना ज़्यादा शांत वो उतने ज़्यादा गहरे हैं, कि जनाब जो जितना ज़्यादा शांत वह उतना ही ज़्यादा गहरे हैं, दिखाई सिर्फ एक देता है, यहाँ सबके दो चेहरे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो सभी संकाय के छात्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, और इसका कोर्स कोड है DSS 200। जिन भाई बंधुओं के 4th सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट का कोर्स कोड DSS 200 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि ये दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर का एक ऐसा टॉपिक है जो सभी संकाय के छात्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है। चाहे आप BA कर रहे हों या BSc कर रहे हों या BCom कर रहे हों, किसी भी संकाय से अगर आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको इसका परीक्षा अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। तो आज हम DSS 200 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं या सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं, उन सबसे जुड़ी सभी जानकारियों को एक एक करके चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अभी तक आप लोग 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी जारी है, और आप देखे होंगे कि हर सेमेस्टर में आपको एक माइनर सब्जेक्ट के रूप में एक नया टॉपिक दिया जाता है। जैसे अगर हम पहले सेमेस्टर की बात करें तो पहले सेमेस्टर में आपको दिया गया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। इसका मतलब कि जब आप पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस समय आपको माइनर सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्शन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय का टॉपिक दिया गया था, और इसका एग्ज़ाम भी आप लोग दिए होंगे। ठीक वैसे ही दूसरे सेमेस्टर में भी आपको एक नया टॉपिक दिया गया होगा माइनर सब्जेक्ट के रूप में, जिसका नाम था राष्ट्र गौरव। तो राष्ट्र गौरव का भी परीक्षा आप दिए होंगे। अगर हम तीसरे सेमेस्टर की बात करें तो तीसरे सेमेस्टर का टॉपिक दिया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ। तो आप देख रहे हैं कि हर सेमेस्टर में आपको माइनर सब्जेक्ट के रूप में एक नया टॉपिक दिया जाता है, और उसका परीक्षा सभी संकाय के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से देना पड़ता है, चाहे आप BA कर रहे हों या BSc कर रहे हों या BCom कर रहे हों। तो 3 सेमेस्टर में आप माइनर सब्जेक्ट के रूप में नए नए टॉपिक की एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक वैसे ही अभी 4th सेमेस्टर की बारी है, और इसमें भी आपको एक नया टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया का अर्थ क्या हुआ, भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र। तो भारत में जो भी आपदा प्रबंधन तंत्र हैं वह आपको एक टॉपिक दिया गया है 4th सेमेस्टर में, और इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। इसलिए आपको हम इस वीडियो में डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सब की तैयारी विस्तार पूर्वक आपका इस एक ही वीडियो से हो जाएगा। तो चारों सेमेस्टर में आप देख रहे हैं कि अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं माइनर सब्जेक्ट के रूप में। ठीक ऐसे ही अगर 5वें सेमेस्टर का आप एग्जाम देंगे तो उसमें भी फिर एक नया टॉपिक दिया जाएगा, और 6ठे सेमेस्टर में भी आपको एक नया टॉपिक दिया जाएगा। और ये सभी टॉपिक माइनर सब्जेक्ट के रूप में दिए जाते हैं जो सभी संकाय के छात्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, क्योंकि अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है और 4th सेमेस्टर में यही टॉपिक दिया गया है। इसका कोर्स कोड क्या है, DSS 200। इसका कोर्स कोड है DSS 200।
तो इसमें आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने को मिलेगा और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको 4th सेमेस्टर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का एग्जाम देना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग इस एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी आसानी से करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें डिजास्टर। सबसे पहला पॉइंट आता है डिजास्टर। तो डिजास्टर का अर्थ होता है आपदा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपदा क्या होता है, आपदा के अर्थ क्या होते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपदा से कैसे बचा जाएगा और उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले पॉइंट का आता है इसमें डिजास्टर। दूसरा इसमें आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, मतलब कि जो आपदा आया है या जो आपदा या दुर्घटना घटे हुए हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये अगला टॉपिक है। तीसरा है मैकेनिज्म इन इंडिया, मतलब कि भारत में आपदा प्रबंधन के तंत्र कौन कौन से हैं, किसको ये कारोबार सौंपा गया है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसको कैसे इससे कैसे बचा जा सकता है। इन सभी जानकारियों को हम लोग एक एक करके अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिजास्टर क्या होता है, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिजास्टर। तो डिजास्टर का अर्थ क्या होता है, आपदा। तो आपदा जो शब्द है ये 2 शब्दों के मिलने से बना है और वे 2 शब्द फ्रेंच के शब्द हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे आपदा, इंग्लिश होता है डिजास्टर, वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के 2 शब्द डिस तथा आफ्टर के मिलने से हुई है। इसका मतलब कि ये जो आप शब्द देख रहे हैं डिजास्टर, ये फ्रेंच के 2 शब्दों के मिलने से हुआ है और उसमें से फ्रेंच का पहला शब्द है डिस और दूसरा शब्द है आस्टर। इसलिए यहाँ क्या लिखे हैं, डिजास्टर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के 2 शब्द डिस तथा आफ्टर के मिलने से हुई है, जिनमें से डिस शब्द का अर्थ बुरा या अशुभ, जिसका इंग्लिश होता है बैड, तथा आस्टर शब्द का अर्थ सितारा मतलब स्टार्स होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि डिजास्टर जो शब्द है ये 2 फ्रेंच शब्दों के मिलने से बना है। एक शब्द का नाम है डिस तथा दूसरे शब्द का नाम है आस्टर। इसमें से डिस शब्द का अर्थ क्या होता है, अशुभ या बुरा, जिसका इंग्लिश होता है बैड, और दूसरा शब्द है आस्टर। तो आस्टर का अर्थ होता है सितारा मतलब कि स्टार्स। तो ये इसका मूल अर्थ है। इसीलिए यहाँ नीचे क्या लिखा गया है, अतः डिजास्टर शब्द का मूल अर्थ अशुभ सितारा होता है। ये जो डेफिनेशन दिया गया है, ये जो परिभाषा दिया गया है, ये पुराने विद्वानों के अनुसार दिया गया है, मतलब कि अशुभ सितारा का ही अर्थ के रूप में आपदा को माना जाता है। ये पुराने विद्वानों के अनुसार मान्यता दी गई है, लेकिन बाद में इसका अलग परिभाषा दिया गया जो अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार। इसका मतलब कि अभी ये जो परिभाषा जो आप पढ़ रहे थे ये 2005 के पहले का परिभाषा था, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, मतलब कि 2005 के बाद से जो परिभाषा दिया गया है आपदा का, वह क्या है। तो आप यहाँ हेडिंग बनाएंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाले तबाही, दुर्घटना या जान माल को होने वाले क्षति को आपदा कहते हैं। ये 2005 के अनुसार परिभाषा दिया जा रहा है। क्या परिभाषा दिया जा रहा है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, किसी निश्चित क्षेत्र में, मतलब कि आपदा सभी जगहों पे एक साथ नहीं आता है, किसी खास क्षेत्र में आता है। भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हर जगह एक साथ आपदा नहीं आता है, कभी किसी दूसरे क्षेत्र में आएगा, कभी किसी दूसरे क्षेत्र में आएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या बताया गया है, किसी निश्चित क्षेत्र में, माने किसी खास क्षेत्र में। तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से आपदा जो होता है वह प्राकृतिक रूप से भी होता है और मानव निर्मित से भी होता है। इसका मतलब कि कुछ आपदा ऐसे होते हैं जिस पर मानव का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक, और कुछ ऐसे हैं जो मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होते हैं, जिसका जिम्मेदार खुद ब खुद मानव ही होता है। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाले तबाही, तबाही का मतलब परेशानी, दुर्घटना, दुर्घटना माने किसी अनहोनी घटना, कोई अनहोनी घटना, और जान माल को होने वाले क्षति, जान माल माने मानव को क्षति होगा, जानवरों को क्षति होगा, पेड़ पौधों को क्षति होगा, सुख सुविधाओं में क्षति पहुंचेगी। तो इस तरह से जान माल को होने वाले क्षति को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। ये परिभाषा किसके अनुसार दिया गया है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार।
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। भूकंप का मतलब समझ ही रहे हैं, भूकंप का मतलब पृथ्वी में कंपन होना, पृथ्वी का हिलना डुलना, ये कहलाता है भूकंप। अगला है ज्वालामुखी का मतलब पहाड़ों या पृथ्वी की सतह से आग की ज्वाला उत्पन्न होना, बहुत सारे अधिक मात्रा में ज्वाला उत्पन्न होना, उसको बोलते हैं ज्वालामुखी। भूस्खलन का मतलब होता है भूमि का फटना, भूमि में दरार पड़ना, इसको बोलते हैं भूस्खलन। भूमि का खिसकना या सरकना भी भूस्खलन के अंतर्गत आता है। अगला है बाढ़ का मतलब जब नदियों का बांध टूटता है तो बहुत ज़्यादा तबाही आता है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी भर जाता है जिससे जान माल को क्षति होती है। अगला है सुखाड़ का मतलब बारिश होगा ही नहीं, नदियों में पानी आएगा ही नहीं, जिसको बोलते हैं हम लोग सुखाड़, जिससे फसलों के नुकसान होगी, फसल हो नहीं पाएगा, किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति होगी इससे, तो बाढ़ और सुखाड़ भी हो जाएगा। अगला है चक्रवात, बहुत तेज मात्रा में तूफान आंधी आना, वो होता है चक्रवात। अगला होता है हिमस्खलन। हिम का मतलब बर्फ, स्खलन का मतलब खिसकना या सरकना। तो बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं वह अधिक टेम्परेचर के कारण या उसमें कंपन होने के कारण, भूकंप की वजह से पहाड़ खिसक कर नीचे गिरने लगते हैं, जिसके वजह से कई गाँव के गाँव तबाह हो जाते हैं। और हिमस्खलन की मात्रा ज़्यादातर जहाँ पे पहाड़ी इलाका होते हैं वहाँ पे देखने को अधिक मिलता है। अगला है बम विस्फोट। तो बम विस्फोट से भी तबाही होती है, जैसे परमाणु बम हो गया या नाभिकीय रिएक्टर हो गया, इस तरह के जो बम के माध्यम से आतंकवाद फैलाया जाता है वो भी आपदा के अंतर्गत ही आता है। तो अभी आप देख रहे थे जो जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन, बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, हिमस्खलन, ये सभी के सभी आपदा प्राकृतिक आपदा हैं जिस पर मानव का कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम लोग चाहें तो भूकंप को रोक नहीं सकते हैं, हम लोग चाहें तो भूकंप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भूकंप आएगा तो आएगा, उसका कोई उपाय नहीं है। और आपदा एक ऐसा चीज़ है जो पहले से सूचना देकर नहीं आता है। इसका मतलब कि आपदा आने वाला अगर होता है तो सूचना पहले से नहीं मिलता है। हम लोग को पहले से अगर पता चल जाता कि इस दिन बाढ़ आने वाला है या इस दिन सूखा पड़ने वाला है तो उसका व्यवस्था पहले ही कर लिया जाता। तो ये सभी जो घटनाएं हैं ये अकस्मात होते हैं, ये अचानक होते हैं, अनफॉर्चुनेटली होते हैं। इसका सूचना पहले से हम लोग के पास नहीं होता है, इसीलिए जान माल का नुकसान ज़्यादा होता है। अगर पहले से पता चल जाए कि अभी आप गाड़ी लेकर निकलेंगे, आगे जाकर दुर्घटना हो जाएगा, तो आप गाड़ी लेकर निकलबे नहीं करेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि रेल दुर्घटना होने वाला है तो ट्रेन पहले ही रोक लिया जाएगा। जैसा अभी हाल ही में सुने होंगे 2 ट्रेन आपस में टकरा गए थे, मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, हाल ही का घटना है ये। तो अगर ये सब बातें पहले से पता होती तो उसको हम लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते। लेकिन आपदा एक ऐसा चीज़ है जिस पर मानव का कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसका सूचना भी पहले से किसी को नहीं होता है। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है। बम विस्फोट मानव के द्वारा कराया जाता है तो वह मानव निर्मित के अंतर्गत आएगा। अगला है आग। तो आग अपने से नहीं लग जाएगा, आग का जिम्मेदार मानव होगा। सिगरेट पी के माचिस कहीं जला के फेंक देगा, आग लग जाएगा। अब 3-4 गाँव जल गया, जैसा हाल ही में गेहूँ कई बीघा का गेहूँ जल गया था। तो आग लगाने का जिम्मेदार खुद न खुद मानव है। शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गया, तो शॉर्ट सर्किट का वजह ही मानव ही होता है। अगर बढ़िया से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए घर में वायरिंग किया जाएगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जिससे दुर्घटना भी नहीं होगा। सड़क दुर्घटना जैसे आपस में गाड़ियों का टकरा जाना, आपस में बस का टकरा जाना, रेलगाड़ी का टकरा जाना, ये सब क्या है, सड़क दुर्घटना। मतलब कि सड़क पर जो दुर्घटना होने वाले हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, सड़क दुर्घटना कहेंगे। अगला है रेल दुर्घटना, ट्रेनों का आपस में टकरा जाना, जैसा हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ था। इस तरह के घटनाओं को हम लोग मानव निर्मित घटना कहते हैं, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार कौन है, मानव खुद है। तो ये हो गया आपदा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपदा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी दिए जाएंगे। अब हम लोग समझेंगे आपदा के प्रकार, मतलब कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला टॉपिक आप देंगे आपदा के प्रकार, और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। इस तरह से आप हेडिंग बनाएंगे, आपदा के प्रकार, और लिखेंगे आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। अब हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग देंगे प्राकृतिक आपदा, और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। वैसे आपदा जो प्राकृतिक रूप से जान माल की अचानक क्षति पहुँचाते हैं उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मतलब कि जो आपदा प्राकृतिक रूप से होते हैं, जो आपदा अचानक मतलब कि बिना बताए अकस्मात होते हैं, अनफॉर्चुनेटली होते हैं, वैसे आपदा को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा मानव के कंट्रोल में नहीं होता है, ये प्राकृतिक रूप से होता है।
जैसे भूकंप हम लोग नहीं लाए, भूकंप के जिम्मेदार हम लोग नहीं होते हैं, भूकंप ऑटोमेटिक आता है, अपने से आता है। अगला होता है बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी, ठनका गिरना। ठनका बुझते हैं? ठनका का मतलब बिजली गिरना। बरसात के मौसम में क्या होता है, आकाशीय बिजली जब गिर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठनका बोलते हैं। तो ये हम लोग के हाथ में नहीं है। छाता लेके आराम से जा रहे हैं, दूध लिया ने कमंडल में तले, ऊपर से छाता पर बिजली गिर गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है, हम लोग तो है नहीं, उसके जिम्मेदार प्राकृतिक रूप से हो रहा है वो, तो उसको बोलते हैं ठनका गिरना। मतलब कि आकाशीय बिजली गिरने को हम लोग क्या कहते हैं, ठनका गिरना। तो ये सभी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हो सकते हैं। आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे खूब बनेगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, इसमें बनावटी क्वेश्चन ज़्यादा आता है। आपदा प्रबंधन का जो एग्जाम होगा उसमें बनावटी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएगा। बनावटी क्वेश्चन कैसे, जैसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन के उदाहरण है, अब नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। या ऐसे पूछ सकता है बाढ़, सुखाड़ और आतंकवाद, इनमें से कौन सा आपदा मानव निर्मित आपदा है। या ऐसे पूछ सकता है बिजली गिरना, बाढ़, सुखाड़ या सुनामी आना, इनमें से कौन से आपदा प्राकृतिक आपदा है। तो इस तरह से बनावटी क्वेश्चन खूब आता है इसमें। यहाँ नोट में एक बात बताए हैं कि प्राकृतिक आपदा पर मानव द्वारा नियंत्रण पाना न के बराबर होता है। इसका मतलब कि प्राकृतिक आपदा जो भी होते हैं उसको कंट्रोल करना मानव के बस की बात नहीं होती है, और होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है, मतलब एकदम न के बराबर। तो इस पर कंट्रोल पाना, मतलब कि प्राकृतिक आपदा पर कंट्रोल करना मानव के बस का बात नहीं होता है। दूसरा नंबर पॉइंट देंगे और लिखेंगे मानव निर्मित आपदा। मतलब कि मानव निर्मित आपदा किसको कहते हैं, आंसर लिखेंगे वैसे आपदा जिन्हें मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित आपदा कहते हैं। मतलब कि वैसे आपदा जिसको खुद मानव उत्पन्न करता है, मतलब कि जिसका जिम्मेदार खुद मानव है, जिस आपदा का जिम्मेदार खुद मानव होता है उसको बोलते हैं मानव निर्मित आपदा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे आग लगना। अब आग कब लगेगा, जब तक आदमी माचिस नहीं जलाएगा तब तक आग लगेगा नहीं। और माचिस जलाइए लेकिन सही तरीके से जलाइए, ज़रूरत है तो जलाइए फिर उसको बुझा दीजिए। अभी ना कि सिगरेट जला लिए, जलते तीली को फेंक दिए, अब जहाँ तीली गिरेगा वहाँ तो आग लगेगा ही। तो इस तरह से आग लगना भी क्या हो जाएगा, मानव निर्मित आपदा हो जाएगा। अगला है रेल दुर्घटना, 2 ट्रेन आपस में टकराना या ट्रेन का पटरी से उतर जाना, तो ये सब मानव के द्वारा होता है। अगला है सड़क दुर्घटना, मतलब सड़क पर चल रही गाड़ियों का आपस में टक्कर हो जाना, आपस में एक्सीडेंट हो जाना, इसको बोलते हैं क्या, सड़क दुर्घटना। अब इसमें बस ट्रक हो जाएगा, स्कॉर्पियो बोलेरो हो जाएगा, साइकिल मोटरसाइकिल हो जाएगा, बकरी और मोटरसाइकिल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सड़क के ऊपर जो भी दुर्घटना घटते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सड़क दुर्घटना कह सकते हैं। अगला है बम विस्फोट, बम विस्फोट कराना, आतंकवाद फैलाना, सांप्रदायिक दंगे फैलाना, ये सभी आपदा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद लेके छिड़ गया, तो इस तरह के जो आपदा होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिक आपदा, तो सांप्रदायिक आपदा के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। और ये सब ये सबके जिम्मेदार कौन होंगे, मानव खुद होंगे। इसलिए इसको किस में रखा गया है, मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से आपदा को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, एक था प्राकृतिक आपदा और दूसरा था मानव निर्मित आपदा। इससे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा के उदाहरण हैं, पहला सुनामी, दूसरा भूकंप, तीसरा ज्वालामुखी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से बनावटी क्वेश्चन आपके आपदा प्रबंधन में खूब पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ये वीडियो अगर आप पूरा बढ़िया से देख लेते हैं तो आपका आपदा प्रबंधन का तैयारी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर भी पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूपों में हो रहा है, दोनों फॉर्म में हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव भी उतना ही ज़रूरी है जितना सब्जेक्टिव ज़रूरी है। तो अगर आप सब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव को छोड़ देना है। ऑब्जेक्टिव भी मुख्य जो भी प्रश्न है उसको हम बताएंगे, और बाकी जो बनावटी क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। जैसे आतंकवाद किस तरह का आपदा है, आग लगना किस तरह का आपदा है, इस तरह से बनावटी क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये आपके आपदा प्रबंधन के कुछ प्रकार थे। अब हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, क्योंकि आपके हेडिंग में ही क्या दिया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। इसका मतलब कि भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं, अब हम लोग इसको समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या होते हैं। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि आपदा क्या होते हैं, आपदा के उदाहरण क्या होंगे, आपदा के कौन कौन से प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा क्या होते हैं, मानव निर्मित आपदा क्या होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में क्या अंतर होते हैं। लेकिन अब हम लोग समझेंगे
आपदा प्रबंधन क्या होते हैं, मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट किसको कहते हैं। तो अगला टॉपिक आप देंगे आपदा प्रबंधन और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। आपदा के समय बचाव तथा सहायता पहुंचाने एवं जान माल को कम क्षति पहुंचने की सुव्यवस्थित तरीके से की जाने वाली व्यवस्था प्रणाली को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है एक तरह से सुरक्षा का कार्य करना, बचाव का कार्य करना, सहायता प्रदान करना। तो जो टीम आपदा के समय में लोगों को सहायता पहुंचाती हैं, क्षति को कम करने का प्रयास करती हैं, भोजन का प्रबंध कराती हैं, सुविधाओं का प्रबंध करती हैं, इन सबको एक संगे इकट्ठे मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं, आपदा प्रबंधन कह सकते हैं। जैसे एनडीआरएफ की टीम का नाम सुने होंगे आप लोग, जहाँ पे बाढ़ आता है वे सब जाते हैं और वहाँ के लोगों को बचाते हैं, जो लोग पानी में डूब रहे हैं उनको बचाते हैं, जिनका घर पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका है उनको सहायता देते हैं, खाने पीने की वस्तुओं को उन तक पहुँचाते हैं, या हेलीकॉप्टर से देखे होंगे कभी कभी बाढ़ वाले इलाके में चिवड़ा मीठा गिराया जाता है या सतुआ गिराया जाता है या खाने पीने की तरह तरह के चीज़ें गिराया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि वहाँ के लोग क्या हो, सुरक्षित रह सके। जैसा आज से 3-4 साल पहले आप देखे होंगे कि बाढ़ का माहौल बना था और सभी भारत के कोने कोने से लोग पहुंच रहे थे उनको सहायता पहुंचाने के लिए। कुछ लोग रोटी सब्जी की व्यवस्था किए थे, कुछ लोग लिट्टी चोखा का व्यवस्था किए थे और उन क्षेत्रों में जाकर लोगों तक पहुंचाते थे खाने पीने की वस्तुएं। इन सभी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो इसका मतलब कि आपदा प्रबंधन जो होता है ये प्राकृतिक रूप से होने वाले आपदा को भी कंट्रोल करता है और मानव निर्मित आपदा को भी कंट्रोल करता है। इसका मतलब जैसे घर में किसी का आग लग गया या किसी फैक्ट्री में आग लग गया, तुरंत फ़ोन करेंगे, फायर ब्रिगेड वाले आएंगे और आग को बुझाने का प्रयास करेंगे, तो वे भी किसके अंतर्गत आएगा, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ही आएगा। जैसे सड़क दुर्घटना हो गया या नाव से लोग यात्रा कर रहे थे, नाव ही नदी में डूब गया, तो वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भेजी जाएगी और वहाँ पे जो लोग डूबे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा, उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो इन सबको एक ही साथ मिलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं, आपदा प्रबंधन कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया है, आपदा के समय बचाव तथा सहायता पहुँचाने, मतलब कि आपदा की परिस्थिति में उनको बचाने के लिए या उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए या जान माल को कम क्षति पहुंचाने के लिए। अब मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया है और वहाँ पे टाइम से एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची तो क्षति बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पशु होंगे वो डूबना शुरू कर देंगे, जो घर में अनाज होंगे वो पानी में ही सड़ जाएंगे, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो जाएगी, चूल्हा पूरी तरह से डूब चुका रहेगा तो खाना बन नहीं पाएगा। इस तरीके से जो आपदा प्रबंधन की टीम होती है वह वहाँ जाएगी और तुरंत उसको कोई नया व्यवस्था करेगी ताकि वहाँ के लोगों को कम क्षति हो सके। कहीं पे बाढ़ आ गया तो वहाँ का पूरा सिस्टम, बिजली का सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा पोल गिर जाएंगे, तार गिर जाएंगे, ट्रांसफार्मर डूब जाएंगे, जिसकी वजह से बिजली बाधित हो जाएगी, सड़क पानी में बह जाएगा जिससे यातायात का साधन रुक जाएगा। तो आपदा के समय में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्षति होता है। किसका, जान माल का। अब जान माल का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, मानव का क्षति होता है, जानवरों को क्षति होता है, पेड़ पौधों को भी क्षति होता है, हर तरह से क्षति होता है। और इसी क्षति को दूर करने का, इसी क्षति को कम करने का जो व्यवस्था किया जाता है उन सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं और अंग्रेजी में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये आपकी आपदा प्रबंधन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अब हम लोग समझेंगे कि आपके आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उन सबको एक एक करके आंसर के साथ समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। तो आपके 4th सेमेस्टर के DSS 200 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वह किन महीनों में सबसे भयानक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर महीने में। अक्टूबर से नवंबर महीने में बंगाल के खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उसका भयानक रूप होता है। दूसरा प्रश्न है सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र में उठने वाले जो लहर होते हैं उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, समुद्र में उठने वाले लहर। आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र में उठने वाले लहर। तीसरा प्रश्न है सुनामी के क्या कारण हैं।
सुनामी के क्या कारण है? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में सुनामी कब आता है? तो समुद्र में जब हलचल होता है, समुद्र में जब भूकंप आता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है? सुनामी आता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपका आंसर हो जाएगा जापानी भाषा। सुनामी कौन सा शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार का आपदा है? आपका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भूकंप की माप किससे की जाती है? भूकंप की माप किससे की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल कहिए चाहे रिक्टर पैमाना कहिए, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखना आपको ये है कि आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दे रहा है। अगर रिक्टर स्केल देगा तब भी सही है, रिक्टर पैमाना देगा तब भी सही है। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भूकंप की तीव्रता और अवधि की माप किससे की जाती है? भूकंप की तीव्रता, एक होता है भूकंप की माप, माने भूकंप आया कि नहीं आया, उसको किससे मापेंगे? रिक्टर स्केल से। लेकिन भूकंप अगर आया तो कितने देर तक रहा, इसका मतलब कि भूकंप के अवधि माने 1 मिनट की, आधा मिनट की, 10 सेकेंड की, 15 सेकेंड की, 20 सेकेंड, तो अवधि की माप किससे की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ से। आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। तो अवधि पूछा जाए, अवधि के साथ साथ तीव्रता पूछा जाए, मतलब तीव्रता कितना तेजी से भूकंप आया, कितना तीव्रता था, माने बहुत जोर से धरती हिल रहा था कि धीरे धीरे हिल रहा था, इसको बोलते हैं तीव्रता। अवधि का मतलब होता है टाइमिंग, तो कितने देर तक था, माने भूकंप आया तो कितने समय तक रहा, तो इसका माप करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाएगा। लेकिन भूकंप आया कि नहीं आया, ये बताने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? रिक्टर स्केल का, चाहे रिक्टर पैमाने का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, बिहार में सबसे पहले भूकंप कब आया था? बिहार में सबसे पहले भूकंप कब आया था? आपका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 1934 में। बिहार में सबसे पहले भूकंप कब आया था? 15 जनवरी 1934। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी का मतलब भोपाल में एक बार किसी फैक्ट्री में गैस के रिसाव से हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वह जो आपदा था वह किस प्रकार का आपदा था? तो आपका आंसर हो जाएगा मानव निर्मित। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा था? मानव निर्मित आपदा था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा कोयना बांध का निर्माण होना। कोयना बांध का निर्माण जब हो रहा था तो उस समय महाराष्ट्र में भूकंप आया था और बहुत तेजी से भूकंप आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोयना बांध का निर्माण। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक कौन सा नदी? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने के कारक नदी कौन सी है? मतलब कि पश्चिम बंगाल में किस नदी के कारण सबसे अधिक बाढ़ आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कुशहा तटबंध किस नदी पर बनाया गया है? कुशहा तटबंध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कुशहा तटबंध किस नदी पर बनाया गया है? कोसी नदी पर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका आंसर हो जाएगा सतलज नदी।
आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, महासागर के तल पर होने वाले कंपन क्या कहलाता है? महासागर के तल पर होने वाला कंपन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुनामी। महासागर के तल पर उत्पन्न होने वाला कंपन क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो सबसे पहली तरंग होती है उसको क्या कहा जाता है, मतलब कि उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पी तरंग। आंसर क्या हो जाएगा? पी तरंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा एल तरंग। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? एल तरंग। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मलबे के नीचे, मलबा का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई 10 मंजिल का बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में हज़ारों की संख्या में लोग रह रहे हैं और जैसे ही भूकंप आएगा तो पूरा बिल्डिंग एक ही साथ गिर जाएगा, तो उसमें जो भी लोग हैं वह सब उस बिल्डिंग के जो मलबा होते हैं, जो कंक्रीट होते हैं, जो दीवार का कंक्रीट हो गया या छत का कंक्रीट हो गया, उस कंक्रीट को हम लोग मलबा कहते हैं। तो उस मलबे के नीचे जो लोग दब जाते हैं उन लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का। उपकरण का नाम क्या होगा? इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड का उपयोग किस में किया जाता है? मलबे के नीचे जो लोग दबे होते हैं उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन। क्या हो जाएगा? टेलीफोन या मोबाइल। तो ऑप्शन में अगर टेलीफोन रहेगा तो टेलीफोन टिक मार दीजिएगा, मोबाइल रहेगा तो मोबाइल टिक मार दीजिएगा, दोनों रहेगा तो इनमें से दोनों टिक मार दीजिएगा। सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा? टेलीफोन या मोबाइल। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 56%। आंसर क्या हो जाएगा? 56%। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप प्रभावी इलाकों में, मतलब कि जहाँ पे भूकंप हमेशा आते रहते हैं, बराबर भूकंप आते रहते हैं, उन क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवन में बड़े जो घर होते हैं, बड़े बड़े जो मकान होते हैं, उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा आयताकार। घर को अगर आयताकार आकृति में बनाएंगे तो भूकंप में गिरने का चांस कम रहेगा। इसीलिए भूकंप जहाँ पे ज़्यादा आते हैं भूकंपीय क्षेत्रों में भवनों का आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। तो ये आपके 4th सेमेस्टर के डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट DSS 200 के परीक्षा में काफ़ी सुविधा होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।